A very good morning and a very warm welcome to Study IQ. Dear friends, आज हमारे टेबल के ऊपर 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं. लेट्स क्विकली गो थ्रू देम. आगे बढ़े उससे पहले अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो स्टडी IQ लेकर आया है एक कंप्लीट ऑनलाइन स्मार्ट कोर्स के इंटरेस्टिंग फीचर्स, सब्जेक्ट्स, डेमो वीडियोस, सारी चीज़ें आपको हमारे मोबाइल ऐप के ऊपर से मिल जाएगी. तो आज ही डाउनलोड करें स्टडी IQ का मोबाइल ऐप. आज के लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं, चेक आउट माय टेलीग्राम चैनल. यू कैन फॉलो मी ऑन फेसबुक एज वेल. सेंट्रल गवर्नमेंट ने वे सारे रेफ्यूजीज जो हमारे देश में रहते हैं, जो ये 3 देशों से आए हैं, एक है अफगानिस्तान, एक है पाकिस्तान और एक है बांग्लादेश. तो ये 3 देशों से आए हुए जो नॉन मुस्लिम रेफ्यूजीज हैं, जिसमें हिंदू, सिख, जैन, बुद्धिस्ट, पारसी, क्रिश्चियंस, तो ऐसे रेफ्यूजीज़ को सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये कहा है कि आप सिटीज़नशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इसकी जो खिड़की है, इसकी जो विंडो है, वो सरकार ने खोल दी है. जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई और कोविड रिलेटेड सप्लाईज जो हैं उसके ऊपर से इंपोर्ट ड्यूटी को हटाया गया है. सेंटर का कहना यह है, सेंटर यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट का कहना यह है कि वो कंटिन्यूसली नेशनल और इंटरनेशनल मैन्युफैक्चरर्स के साथ टच में है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कोरोना वैक्सीन हमारे देश में प्रोवाइड की जाए. कोवैक्सीन का जो प्रोडक्शन है उसकी कैपेसिटी डबल हो जाएगी नेक्स्ट मंथ, यानी कि वी आर टॉकिंग अबाउट जून में इसकी कैपेसिटी डबल हो जाएगी. तो दैट्स अ गुड न्यूज़. इंडिया और यूएसए के बीच में भी वैक्सीन की पार्टनरशिप, इसके एक्सेस और सप्लाई को लेकर डिस्कशन हुई. वीट प्रोक्योरमेंट जो है ये ऑल टाइम हाई 400 लाख मेट्रिक टन जो है वो ख़रीदा गया. डोमिनिका कोर्ट ने ये कहा है कि ये जो मेहुल चौकसी हैं, वो खबर में थे कि मेहुल चौकसी लापता थे कुछ 2-3 दिनों के लिए और फिर उनको एक जगह से पकड़ लिया गया. अभी ये कैरेबियन आइलैंड जो हैं वहाँ पर रहते हैं, वहाँ की सिटीजनशिप उन्होंने ले ली है और सरकार ने ये बताया था कि उनको वापस भेजा जाएगा, लेकिन वहाँ की जो कोर्ट हैं उन्होंने इसके ऐसे यहाँ वहाँ से यहाँ भेजने की जो प्रोसेस है उसके ऊपर फ़िलहाल एक स्टे लगाया है. टोटल कोविड डोजेस की बात करें तो 20.86 करोड़ एडमिनिस्टर हो चुके हैं. रिकवरी रेट भी अच्छा हुआ है 90.80. जापान के साथ जुड़ा हुआ आज एक आर्टिकल है. जापान ने कोविड को ध्यान में रखते हुए टोक्यो के अलावा 9 दूसरी जगहों पर 3 हफ्ते के लिए एक स्टेट ऑफ इमरजेंसी जारी की है. यूएसए के प्रेसिडेंट ने अपना पहला एनुअल बजट जो है वो रिलीज़ किया है. फिर ब्रिक्स की मीटिंग होने वाली है जून में. इसके बारे में भी हमें कुछ आर्टिकल्स पढ़ने को मिलेंगे आने वाले समय में. ऑफ कोर्स चाइना का जो ये डिजिटल सेक्टर है वो बहुत ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करता है और इसकी वजह से जो है ये क्लाइमेट कार्बन एमिशन के जो प्लान हैं उसको अचीव ना कर पाएँ. फिर पंघाल और शिवा थापा जो हैं तो वो एशियन बॉक्सिंग चैम्पियनशिप में पहुंच गए हैं, फाइनल्स तक पहुंच गए हैं. और दुखद बात यह है कि साइना नेहवाल और किदाम्बी श्रीकांत जो हैं वो टोक्यो ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई नहीं हुए हैं. नाउ लेट्स मूव ऑन टू ओपिनियन एडिटोरियल्स. नो चाइल्ड्स प्ले, पायोनियर का ये एक आर्टिकल है. इससे पहले भी हमारी डिस्कशन हुई थी कि अगर थर्ड वेव आएगी तो थर्ड वेव में बच्चे सबसे ज़्यादा प्रभावित होंगे, क्योंकि वायरस का नेचर ये होता है वो होस्ट ढूंढते रहता है. तो फर्स्ट वेव में जनरली स्पीकिंग एल्डरली लोग, सेकंड वेव में एडल्ट्स आ गए थे, राइट, और थर्ड वेव में बच्चे आएंगे. इसका मतलब ये नहीं है कि सेकंड वेव में किसी भी बच्चे को इन्फेक्शन नहीं हुआ था. नहीं, बहुत सारे बच्चों को इन्फेक्शन हुआ था और इनफैक्ट कुछ बच्चों की जान भी चली गई. इनफैक्ट उत्तर प्रदेश में एक दिन का एक नवजात शिशु था और उसको भी कोविड हुआ और उसकी मृत्यु हो गई. तो सेकंड सर्ज में भी बहुत सारे बच्चे जो हैं उनको इन्फेक्शन डेफिनेटली हुआ है. तो व्हाट वी नीड टू डू नाउ, दुनिया भी ये कर रही है, हमें भी ये करना चाहिए, राइट, टू प्रोटेक्ट आवर चिल्ड्रन, टू सेव चिल्ड्रन, राइट. नेक्स्ट सर्ज से उनको बचाने के लिए वी हैव टू क्रिएट फैसिलिटीज़, राइट. जैसे कि हॉस्पिटल्स की बात करें तो हमारे पास एक अलग से नियोनेटाल यानी कि बहुत ही नवजात शिशु जो होते हैं, जिनको हम कहते हैं टॉडलर्स,
तो ऐसे टोडलर्स इन्फेंट्स के लिए आपके पास अलग से फैसिलिटी होनी चाहिए, राइट। पीडियाट्रिक वार्ड्स हमें क्रिएट करने पड़ेंगे। इसी के साथ ऑक्सीजन की सप्लाई, मॉनिटरिंग इक्विपमेंट, वेंटिलेटर्स, मेडिसिन, ये सारी चीज़ों का स्टॉक भी आज से ही हमारे पास होना चाहिए। इसकी प्लानिंग अभी से ही हमें करनी पड़ेगी। इसी के साथ साथ जो मेडिकल और पैरामेडिकल स्टाफ हैं उनको, ख़ास करके अगर जो एडल्ट्स को ही आज तक संभालते आए हैं तो उनकी भी ट्रेनिंग चल रही है। दैट्स अ गुड थिंग। उनका एक रीओरिएंटेशन का प्लान चल रहा है कि कैसे वो बच्चों की देखभाल कर सके। तो राइट डायरेक्शन में चीज़ें जा रही हैं। भारत बायोटेक जो हैं, तो उन्होंने ये कहा है कि उनकी जो वैक्सीन है वो 2 साल से लेकर 18 साल के ये जो ब्रैकेट हैं, एज ब्रैकेट, ये जो ग्रुप हैं, तो इनके लिए भी वो वैक्सीन जो है वो ट्राई कर रहा है। सेकंड स्टेज और थर्ड स्टेज की उनको परमिशन मिल चुकी है एंड दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी गुड। अगर ये वैक्सीन हमें मिल जाए तो लगभग हम सभी 2 से लेकर 100 तक सभी के लिए वैक्सीन जो है वो अवेलेबल हो जाएगी। और हमारे देश की बात करें तो 40% जो यंग पॉपुलेशन है, तो वी हैव टू प्रोवाइड देम वैक्सीन। हमें उनको वैक्सीनेट करना ही पड़ेगा। दूसरे कुछ चैलेंजेस जो हमारे सामने आ सकते हैं, ऑलरेडी मलेरिया, डेंगू, निमोनिया, ये सारे जो डिजीज़ेस हैं वो आपको गांव में बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। और हमारे देश में लगभग 50% जितनी ये जो यंग पॉपुलेशन बिलो 18 की बात कर रहा हूँ, तो ये गांव में रहते हैं। अब गांव में ऑलरेडी हाइजीन के थोड़े इश्यूज़ रहते हैं, पोर्टेबल वाटर के, न्यूट्रिशियस डाइट के इश्यूज़ हैं, ऊपर से जैसे मैंने बताया मलेरिया, डेंगू और निमोनिया जैसे डिजीज़ेस हैं, और ऊपर से ये कोविड। तो अवेयरनेस क्रिएट हमें वहाँ पर करनी पड़ेगी, राइट। बच्चों को सेव करने के लिए वी हैव टू, अगर NGOs का इस्तेमाल कर सके, अगर उनका सहारा ले सके तो सरकार को लेना चाहिए। कोऑपरेशन मिलकर, सरकार, गवर्नमेंट। इससे पहले एक आर्टिकल हमने डिस्कस किया था, याद होगा आपको, कि अकेली सरकार जो है वो कुछ नहीं कर सकती, सिर्फ प्राइवेट प्लेयर्स कुछ नहीं कर पाएंगे, राइट, और सिर्फ NGOs कुछ है। तो हमें तीनों को ये एक ट्रायंगल बनाकर, गवर्नमेंट, फिर प्राइवेट प्लेयर्स और NGOs, ऐसे सिविल सोसाइटी के लोग, ये मिलकर अगर किसी भी मिशन या फिर किसी भी चीज़ को, मैंने सोनू सूद का एग्जांपल दिया था आपको याद हो तो यही अवेयरनेस और वैक्सीनेशन ड्राइव को, हर एक बच्चे को वैक्सीनेट, या फिर जब भी हमें वैक्सीन मिल जाए तब की बात है, और जब तक वैक्सीन नहीं है तब तक हमें हॉस्पिटल्स और हॉस्पिटल के स्टाफ को तैयार करना होगा। तो ये तीनों पार्टीज जो हैं, गवर्नमेंट, प्राइवेट प्लेयर्स और NGOs, ये मिलकर इनको जल्द से जल्द ये चीज़ करनी चाहिए। इट शुड बी ऑन ए मिशन मोड। उसके बाद है रीजनल कोऑपरेशन। हम बात करेंगे सार्क के बारे में, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, इसका नाम है सार्क। अब देखिए, सार्क जो है इसके 35 ईयर्स हो चुके हैं। 8 दिसंबर 1985 में इसका जन्म हुआ, और तब से लेकर आज तक अगर देखें तो सार्क ने इतना कोई बड़ा ख़ास अचीवमेंट इस ग्रुप ने नहीं किया है। इसमें टोटल 8 देश हैं, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, भूटान है, बांग्लादेश, श्रीलंका एंड 8वां देश है मालदीव्स। तो ये 8 देश हैं, इनको हम कहते हैं साउथ एशिया के देश, यानी कि दक्षिण एशिया के देश। इसमें म्यांमार और थाईलैंड, ये दोनों देश नहीं आते हैं, ठीक है। जब साउथ एशिया की बात हो तो ध्यान रखिए 8 कंट्रीज़ हैं टोटल, और सारे देश जो हैं वो, उनका नाम आपकी स्क्रीन के ऊपर है। आप चाहे तो PDF को डाउनलोड करने के बाद आप आराम से इस मैप को आराम से, आई वुड से एटलीस्ट 5 मिनट दीजिए, देखिए कौन कौन से देश किस देश के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। इस रीजन के कितने ऐसे देश हैं जो लैंड लॉक्ड हैं, यानी कि किसी समंदर के साथ उनका कोई ओशियन या फिर किसी सी के साथ अपनी बॉर्डर शेयर नहीं करते हैं। चलिए मैं ही आपको एक प्रश्न पूछ लेता हूँ, इजी प्रश्न है। तो बताइए कितने देश हैं जो ये साउथ एशिया में, या फिर सार्क के कितने देश हैं जो लैंड लॉक्ड हैं। अब ये जो एरिया है पूरा सार्क का जो हमने देखा, तो 21% दुनिया की पॉपुलेशन, 21% पॉपुलेशन सिर्फ इस रीजन में, इन 8 देशों में 21% पॉपुलेशन रहती है। दूसरी चीज़,
ये सार्क का जन्म इसलिए हुआ था कि ये 8 देश जो हैं वो मिलकर एक दूसरे के साथ बिजनेस करे, ट्रेड करे, इन्वेस्टमेंट करे, इकोनॉमिक कोऑपरेशन हो, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये रीजन जो है वो दुनिया के जो सबसे गरीब इलाके हैं उनमें से एक हैं ये साउथ एशिया। तो इन देशों को तो समझना चाहिए कि अगर गरीबी से लड़ना है, गरीबी को हटाना है, तो इन देशों को मिलकर एक दूसरे के साथ व्यापार करना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। और ऐसा इसलिए कहा जाता है, सिर्फ जियोग्राफी नहीं, ये रीजन की हिस्ट्री और हेरिटेज देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो कॉमन हैं। जो चीज़ें कॉमन होती है तो जनरली हम देखते हैं, फॉर एग्जांपल ब्रिटेन देख लीजिए, ब्रिटेन और यूएसए, कनाडा, यूएसए, तो ये सारे कुछ ऐसे देश हैं जो जिनके अंदर बहुत सारी समानता है, और ये समानता जो है वो उनकी ताकत है। वो ज़्यादा एक दूसरे के साथ बिजनेस कर पाते हैं, चीज़ों को समझ पाते हैं एक्सेट्रा, बिकॉज उनका कॉमन हेरिटेज और एक हिस्ट्री है। हमारे यहाँ पर प्रॉब्लम यह है कि कॉमन हेरिटेज और हिस्ट्री की वजह से ही दुश्मनी है या फिर प्रॉब्लम्स है। आपकी स्क्रीन के ऊपर ये वाला जो रीजन है ये है आसियान। ये आसियान के देश हैं और ये रीजन जो है इसको कहते हैं साउथ ईस्ट एशिया। ये एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन इसका फुल फॉर्म है आसियान का। तो इसमें आपको 10 देश देखने को मिलते हैं। इनके अंदर भी ये कॉमन हेरिटेज और हिस्ट्री हैं और जियोग्राफिकली एक दूसरे से नज़दीक हैं। तो इन्होंने अपने अपने डिफरेंसेस को, ऐसा नहीं है कि इनके अंदर कोई डिफरेंस नहीं था, इनके अंदर भी बहुत सारे डिफरेंसेस थे, लेकिन ये सारी चीज़ें भूलकर इन्होंने आसियान की शुरुआत की और सारे के सारे देश जो हैं वो काफ़ी अच्छा बिजनेस कर रहे हैं। यहाँ पर भी बहुत सारी गरीबी थी, लेकिन आसियान के आने के बाद चीज़ें डेफिनेटली इम्प्रूव हुई हैं। पाकिस्तान का जो कश्मीर को लेकर ऑब्सेशन है उसकी वजह से ही सार्क जो हैं उसमें हमेशा भारत और पाकिस्तान के बीच के इश्यू की वजह से बाकी के देश जो हैं वो सार्क का बेनिफिट नहीं उठा पाते। काठमांडू में लास्ट मीटिंग हुई थी 2014 में, उसके बाद 2020 में मीटिंग हुई। 2020 की मीटिंग वर्चुअल मीटिंग थी। नरेंद्र मोदी साहब ने 15 मार्च 2020 को, यानी कि भारत ने 15 मार्च 2020 को सामने से आकर एक इनिशिएटिव की शुरुआत की, सार्क लीडर्स को बुलाया और कहा कि ये कोविड के खिलाफ लड़ने के लिए हमें एकजुट होकर लड़ना पड़ेगा कोविड के सामने। और उस टाइम पर भारत ने $10 मिलियन के फंड के साथ शुरुआत की। हमने हमारे जो पड़ोसी देश हैं, ये सार्क के जो कुछ मेंबर्स हैं, उनको हमने दवाई भी प्रोवाइड की है, वैक्सीन भी हमने प्रोवाइड की। और ये सार्क डिज़ास्टर मैनेजमेंट सेंटर जो है उन्होंने एक वेबसाइट भी लॉन्च की है ताकि ये कोविड के खिलाफ जो है वो हम लड़ सके, एक दूसरे के साथ डेटा शेयर कर सके और मिलकर काम कर सकें। तो एक लंबे टाइम के बाद 2014 में ये मीटिंग हुई और इट वाज इन 2016 इज़न्ट इट, 2016 में उरी में जो अटैक हुआ, तो उसके बाद पाकिस्तान में जो मीटिंग होने वाली थी भारत ने बॉयकॉट किया, दूसरे देशों ने भी फिर वहाँ जाने से मना कर दिया और फाइनली फिर मीटिंग जो है, ये वर्चुअल मीटिंग जो है वो 2020 में हुई। तो ये मीटिंग जो है ये एक अनप्रेसिडेंटेड मीटिंग कही जाती है इन द सेंस कि ये एक बहुत ही आउटस्टैंडिंग स्टैंड लिया भारत ने। एक लंबे टाइम से जो एक बैटरी है वो चार्ज नहीं थी, उसको जंप स्टार्ट दिया है। कार जो है वो बंद थी तो उसको जंप स्टार्ट दिया है भारत ने ये 2020 की मीटिंग से। और ये वैक्सीन डोनेट करना, फंड देना, तो ये सारी चीज़ें भी काफ़ी पॉजिटिव है। तो लेट्स होप कि ये कोविड जो है उसकी वजह से ये सार्क रीजन जो है वो फिर से रिवाइव हो जाएगा और जो भी लक्ष्य थे जब इसका जन्म हुआ तब जो टारगेट्स रखकर ये देश एक साथ मिले थे, तो लेट्स होप कि ये चीज़ ये रियली में अचीव कर पाएँ। टाइमली विंडफॉल, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ये डिसीजन लिया है कि 99,122 करोड़ रुपीस जो हैं ये सरप्लस जो हैं, सरप्लस यानी कि ये जो पैसे आरबीआई के पास एक्स्ट्रा हैं, जो पैसे उन्होंने कमाए हैं, ये एक्स्ट्रा पैसे जो हैं वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सेंट्रल गवर्नमेंट को प्रोवाइड कर देगी। ये लास्ट ईयर जो दिए थे उससे लगभग डबल हैं। लास्ट टाइम 53,511 करोड़ दिए थे, यहाँ पर 99,122 करोड़ हैं। तो दैट्स अ बिग मनी, इज़न्ट इट, बिग अमाउंट। और सरकार बहुत ही खुश होगी क्योंकि
कोविड, लॉकडाउन, ये सारी चीज़ों की वजह से इनकमिंग पैसे कम हो गए थे, खर्च ज़्यादा बढ़ गया था, और इतने ज़्यादा पैसे अगर आपको डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट से मिलते हैं तो सरकार बहुत खुश होगी, और सरकार जो है वो ऑफ कोर्स इन पैसों का इस्तेमाल जो है वो देश की भलाई के लिए करेगी। बहुत सारी चीज़ें अभी हमें सॉल्व करना बाकी है। नाउ द थिंग इज़ कि पहले एक इम्पोर्टेंट चीज़ मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ। ये आरबीआई जो पैसे ट्रांसफ़र करती है, पहले आरबीआई का जो एक कैलकुलेशन का ईयर था वो था जुलाई टू जून। पहले जुलाई टू जून, यानी कि अगर जुलाई 2019 से स्टार्ट करें तो जून 2020, तो ऐसे पूरा साल जो है वो कैलकुलेट किया जाता था इस पर्टिकुलर चीज़ को लेकर, ये सरप्लस ट्रांसफ़र को लेकर। लेकिन अब इसको जो हमारा नॉर्मल फाइनेंशियल ईयर है, अप्रैल से मार्च कर दिया गया है। ओके, तो लास्ट टाइम जो पैसे, जो 55,000 का आंकड़ा मैंने बताया था, वो जून 2020 तक था। अब सोचिए जून 2020 से अप्रैल 2021 में इतने पैसे जनरेट हुए हैं, और सबसे ज़्यादा जो पैसे जनरेट हुए हैं वो उनको मिले हैं फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन से। 50,629 करोड़ रुपीस जो हैं वो आरबीआई को फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन में से मिला है, इतना प्रॉफिट हुआ है, तो दैट्स अ गुड थिंग। और दूसरी चीज़ के भारत को काफ़ी एफडीआई भी काफ़ी मिला है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फिर पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट भी काफ़ी अच्छा हुआ है। यहाँ पर कुछ ऐसे बेसिक पॉइंट्स है जो इस आर्टिकल में दिए गए हैं, आप चाहे तो उन पीडीएफ को डाउनलोड करने के बाद यू कैन गो थ्रू इट। लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो मैं आपको बता देता हूँ कि वी हैव टू मेक श्योर, अभी तो टफ टाइम चल रहा है तो ठीक है, चलो जब हमारे पास थोड़ी बहुत सेविंग होती है और अचानक से कोई हॉस्पिटल का खर्च आ जाता है, तो फिर हमारी जो सेविंग है, एफडी हैं, या फिर आपने कोई किसी जगह पर पैसे इन्वेस्ट किए हैं, तो अब वो पैसे जो हैं, अगर टफ टाइम है, आपके पास जो लिक्विड कैश है वो ख़त्म हो गया, तो आपने शायद अपना गोल्ड जो है वो बेचकर, या फिर गोल्ड जो है उसको बेच दिया आपने और उसका कैश ले लिया, और कैश जो है उसको हॉस्पिटल पेमेंट में आपने यूज़ कर लिया, क्योंकि अभी सिचुएशन इमरजेंसी वाली है। सेम थिंग गोज़ विथ आवर कंट्री एज वेल। गवर्नमेंट की सिचुएशन जो है वो थोड़ी इमरजेंसी वाली है, कि गवर्नमेंट की जो ट्रेजरी है, गवर्नमेंट के पास जो पैसे हैं वो थोड़े कम हो गए हैं बिकॉज ऑफ ये कोविड का खर्च और लॉकडाउन एक्सेट्रा। तो ये पैसों का इस्तेमाल होगा, लेकिन सरकार को ये ध्यान में रखना चाहिए कि ये उनकी एक आदत ना बन जाए। ये फिर ऐसा ना हो कि हर साल इसी चीज़ की हम राह देखते हों। हाँ, कुछ सालों तक, आई थिंक 2-3 सालों तक तो सिचुएशन यही रहेगी कि ये जो एक्स्ट्रा पैसे हैं आरबीआई के, ऑफ कोर्स वो ट्रांसफ़र भी करने होते हैं, वो सरकार के ही पैसे हैं, लेकिन सरकार को समझना हो, मीन्स दोनों को, आरबीआई एज वेल एज सरकार को समझना होगा कि ये एक आदत ना बन जाए, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, अब बेक पार्डन, सेंट्रल बैंक जो है हमारी आरबीआई, इसको कहते हैं कि लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट, कि अगर कोई बड़ा इश्यू होता है, फाइनेंशियल इश्यू, तो फाइनली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही आकर पैसे और चीज़ें प्रोवाइड करती हैं। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास जो है वो पैसे, इनफ पैसे होने चाहिए, और हमें ये सिचुएशन क्रिएट करनी है कि लेट्स से अगर हमारे पास एक्स्ट्रा पैसे हैं तो उनको खर्च ही नहीं कर देना है। आरबीआई भी गोल्ड खरीद सकती है, आरबीआई भी दूसरी जगहों पर पैसा इन्वेस्ट कर सकती है, ताकि उनको भी उससे ज़्यादा प्रॉफिट मिलता रहे। मूविंग ऑन टू आत्मनिर्भरताज बिटर पिल, ये टाइम्स ऑफ इंडिया का एक आर्टिकल है। नाउ द थिंग इज, ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल है। कोविड सेकेंड वेव में स्ट्रगल जो है वी ऑल नो, और अच्छी बात यह है कि बहुत सारे हमारे जो मित्र देश हैं वो सामने आए और उन्होंने हमें बहुत सारी चीज़ें सप्लाई की। इनफैक्ट मुझे याद है कि पाकिस्तान ने भी ये कहा था कि भारत को वो मदद करने के लिए तैयार है, तो दैट्स वेरी गुड ऑफ पाकिस्तान। अच्छी बात है कि ह्यूमैनिटी जो है, दैट इज़ अबव ऑल, हमारे सारे जो डिफरेंसेस हैं, ब्लैक वाइट, नॉर्थ साउथ, ईस्ट वेस्ट, ये रिलीजन वो रिलीजन एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ों के ऊपर हैं ह्यूमैनिटी। तो ये चीज़ हमें सेकंड वेव में देखने को मिली। दूसरी चीज़ जो हमारे देश के लिए दुखद बात है वो ये है कि अभी तक ऐसी सिचुएशन थी कि भारत ऑक्सीजन को एक्सपोर्ट करता था, ऐसी सिचुएशन आ गई कि हमें दूसरे देशों से ऑक्सीजन इंपोर्ट करना पड़ा।
अब आपको याद होगा कि भारत ने न्यूज़ में भी आया था कि इतने सालों के बाद भारत ने दूसरे देशों की मदद मांगी है, ये वो। सी एड यानी कि मदद जो है उसको हमें, जब हम देश की बात करें तो मदद एक ऐसी चीज़ है जिनको हमें, अगर हमने किसी की मदद ली है या किसी की मदद की है, ये दोनों चीज़ों को हमें हमारी नेशनल प्राइड से अलग रखना चाहिए। अगर कोई देश हमारी मदद करता है तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हम एक कमज़ोर देश हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, इस आर्टिकल में ये चीज़ नहीं लिखी है, लेकिन अगर आप रिसर्च करेंगे, मैंने ये चीज़ कुछ समय के पहले, कुछ सालों पहले ये चीज़ पढ़ी थी कि आई थिंक इट वाज जो हरिकेन कैटरीना था, मैं एग्जैक्ट जो हरिकेन है उसका नाम आज याद नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि ये 4-5 साल पुरानी बात मेरे दिमाग में पॉपअप हुई है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, तो शायद उससे भी ज़्यादा वक्त हो गया हो। तो ये जो हरिकेन कैटरीना, या फिर एक बहुत बड़ा हरिकेन जो है, उसने यूएसए में बहुत सारी तबाही मचाई थी। तो उस टाइम पर भारत ने भी कुछ सामान वहाँ पर भेजा था, दूसरे देशों ने भेजा, वो लेट्स से लाखों करोड़ों में था, और भारत ने उन देशों के मुकाबले कम, लेकिन हमारी जो कैपेसिटी थी उस हिसाब से हमने यूएसए को कुछ सामान यहाँ से भेजा था। तो क्या यूएसए ने ये कहा कि भाई हमें भारत जैसे देश से ये नहीं चाहिए, हम तो बहुत ही एडवांस्ड कंट्री हैं, ये वो, आप अपने खुद के लोगों को ये चीज़ें, नो। यूएसए ने उस चीज़ को एक्सेप्ट किया और थैंक यू भी कहा कि थैंक यू वेरी मच कि आपने हमें ऐसे टफ टाइम पर हमारी मदद की। तो नेशनल प्राइड जो है उसके साथ इसको देखना नहीं चाहिए। यूएसए जैसा देश भी अगर दूसरे देशों से, डेवलपिंग देशों से, अगर डेवलपिंग देश मदद करते हैं यूएसए की, तो वो एक्सेप्ट कर लेता है। तो भारत को तो डेफिनेटली इसमें कोई शर्म की बात है ही नहीं। अगेन वी हैव टू से इट फ्रॉम ह्यूमैनिटी पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। तो इसमें शर्म की बात बिल्कुल नहीं है। कंपैशन, करुणा जो हम कहते हैं, राइट, ह्यूमैनिटी, करुणा, ये सारी चीज़ें जैसे हम दूसरे देशों की मदद करते हैं वैसे ही। और जब हम किसी की मदद करते हैं तो हमें अच्छा फील होता है एज ए कंट्री। जब हम देखते हैं कि हमने इतने सारे देशों को वैक्सीन प्रोवाइड की, तो अच्छा फील होता है कि चलो हम किसी के काम आए। तो सभी देश को यही फीलिंग होती है, तो वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट। अब डेफिनेटली हमें हमारी कैपेसिटी बिल्डअप करने की आवश्यकता है, और हमने काफ़ी की भी है। मैंने कई बार कहा है कि जब कोविड की शुरुआत हुई तब उस टाइम पर हमारे देश में पीपी किट्स हम नहीं बनाते थे या फिर इंपोर्ट करते थे, मास्क अवेलेबल नहीं थे। और कुछ ही टाइम के बाद आपने देखा कितने सारे मास्क, सैनिटाइजर्स, ये वो हर चीज़ें अवेलेबल हो गई हमारी। मीन्स इनफैक्ट कुछ महीनों के अंदर तो हम इन चीज़ों को एक्सपोर्ट करने लगे थे। तो ये है भारत की कैपेसिटी। नाउ द थिंग इज़ कि वैक्सीन की बात करें तो जो स्ट्रगल अभी थोड़ा बहुत देखने को मिल रहा है, शॉर्टेज है, बहुत सारी जगहों पर शॉर्टेज है, राइट। बहुत सारे एरियाज ऐसे हैं जहाँ पर वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। तो भारत को जो बड़े बड़े मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके साथ डील कर लेनी चाहिए। इसके अलावा हमारे देश में ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन और ज़्यादा से ज़्यादा कंपनीज इसको प्रोड्यूस करें, तो उसके ऊपर काम करना है, और डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर भी अच्छा काम करना है, और वेस्टेज को कम करना है। तो ये सारी चीज़ें करके हमें वैक्सीनेशन को एक्सपांड करना है। WTO में ऑफ कोर्स हमने एक अपील कर दी थी, और साउथ अफ्रीका और इंडिया ने दोनों ने लास्ट ईयर ही इस चीज़ को अक्टूबर 2020 में ही ये कहा था कि ये सारी टेक्नोलॉजी जो है उसको ट्रिप्स में से एक एग्जेम्पशन मिल जाए। लेकिन वी हैव टू अंडरस्टैंड कि जो हमारा देश जो है उसको हम कहते हैं कि फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड, लेकिन इसी फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड को स्ट्रगल करना पड़ रहा है। तो ये एक कड़वा सच है जो हमें एक्सेप्ट करना होगा, और क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, जो इश्यूज फेस कर रहे हैं हम, इसके बारे में हमें फिर से टेबल के ऊपर जाकर डिस्कशन करके सॉल्व करना होगा कि ऐसी हमारी सिचुएशन क्यों हो गई। मूविंग ऑन, इन टू माइंड्स। इन टू माइंड्स जो है ये जापान में होने वाले दुनिया का सबसे बड़ा जो स्पोर्टिंग इवेंट है, ओलंपिक्स के बारे में है। रॉजर फेडरर ने यह कहा कि कोई भी एथलीट जो है उसका एक फर्म डिसीजन होना चाहिए। एथलीट्स नीड ए फर्म डिसीजन कि वो खेलेगा नहीं खेलेगा, खेलेगी या नहीं खेलेगी, सिंपल इज दैट। वो पार्ट लेंगे नहीं लेंगे, प्रिपरेशन है या नहीं है,
कंफर्म चीज़ होनी चाहिए। लेकिन जापान की जब बात करें तो दो अलग व्यूज़ मिल रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, हम इसको ऑर्गेनाइज करते हैं, लेट्स गो विद द ओलंपिक। कुछ लोगों का कहना यह है, जापान में तो बहुत सारे लोगों का कहना यह है कि ये ओलंपिक इवेंट जो है वो नहीं होना चाहिए। अब जापान की रियलिटी देखिए, वहाँ पर सिर्फ 1.9% पॉपुलेशन को फुल्ली वैक्सीनेट किया गया है। कोविड के इन्फेक्शंस जो हैं वो 7 लाख तक पहुंच गए हैं। जापान एक छोटा सा देश है, एज यू नो। और करंट डेथ जो है 12,000 लोगों की मृत्यु जापान में हो चुकी है। जापान ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। फर्स्ट वेव जब आई तो जापान वॉज वेरी गुड, राइट। जापान के लोगों ने मास्क पहना, सोशल डिस्टेंसिंग, ये वो, और वैसे भी डिसिप्लिन और इन सारी चीज़ों में जापान के लोगों का नाम आता है। मीन्स बहुत ही समझदार लोग हैं। इंस्ट्रक्शंस जब सरकार देती है तो वो उसको फॉलो करते हैं। ऐसी एक सोसाइटी है। तो यहाँ पर कोविड जो है वो फिर से फैलने लगा है, और जो ओलंपिक्स हैं 2 महीने के बाद इसको कंडक्ट करने की बात चल रही है, लेकिन वहाँ की हॉस्पिटल्स जो हैं वो भरी पड़ी हैं। अब इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी जो है, इसका कहना यह है कि 23 से 8 अगस्त तक इसको कंडक्ट किया जाएगा, और ये कॉन्फिडेंट है आईओसी, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। लेकिन जापान के बहुत सारे लोग जो हैं, उनका मैं एक बीबीसी में प्रोग्राम देख रहा था, तो जापान के बहुत सारे लोग कह रहे थे कि ये नहीं होना चाहिए। अगर ये हुआ तो फिर से कोविड, और आई थिंक 1-2 दिन पहले हमने एक न्यूज़ आइटम भी देखा था, इज़न्ट इट, कि ये कहा जाता है कि अगर ये ओलंपिक कंडक्ट हुआ तो फिर एक नया वेरिएंट, जापान का ओलंपिक वेरिएंट जो है ये कोविड का आ सकता है, क्योंकि इतने सारे लोग यहाँ पर इकट्ठा होंगे। दूसरी चीज़, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का कहना यह है कि ये 4 साल में होने वाला जो ये एक प्रकार का बड़ा इवेंट है, ये 2020 में होने वाला था, लेकिन उसको फिर डिले किया गया। $15.4 बिलियन का बजट है, और अब वो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे कि नई डेट्स, तो फाइनेंशियल लॉस जो है वो बहुत ज़्यादा होगा। दूसरी तरफ ये है कि अगर हम ओलंपिक्स की हिस्ट्री को देखें तो ओलंपिक्स इज़ ऑलवेज अबाउट स्ट्राइविंग फॉर द इम्पॉसिबल, राइट। इसका मोटो ही है फास्टर, हायर, स्ट्रॉन्गर। जो चीज़ें जहाँ तक आप नहीं पहुँचे तो पुश योर सेल्फ, राइट। अपने कंफर्ट जोन या फिर अपने लिमिट्स के बाहर जाइए, और नए नए गोल्स या फिर नए नए टारगेट्स जो हैं वो अचीव करें। दैट्स व्हाट ओलंपिक इज़ ऑल अबाउट। पास्ट में 1916 में, 40 में, ये युद्ध के समय की बात है, 44 में, फिर कोल्ड वॉर एरा में 80s और 84 में डिले हुए थे। और तो ऐसे चैलेंजेस से ओलंपिक गुजर चुका है पास्ट में। लेकिन ये कोविड का चैलेंज जो है, दिस इज ऑफ कोर्स अ न्यू चैलेंज, है डिफरेंट चैलेंज। और बायो बबल्स भी काम नहीं करते। हमने देखा कैसे हमारे देश में क्रिकेट टीम्स जो हैं उनको बायो बबल्स में रखा गया, यानी कि उनको अलग रखा गया। जो नेगेटिव हैं उनको ही नज़दीक आने दिया जाता था, ये सारी चीज़ें। लेकिन फिर भी हमें कुछ लोग जो हैं वो, कुछ प्लेयर्स जो हैं उनको कोविड हो गया था। तो अब देखते हैं आगे क्या होता है, कि ओलंपिक के गेम्स जो हैं वो इस साल होती हैं या नहीं। लेकिन ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे, और ये हैं जो मैंने प्रश्न पूछा था उसका आंसर। एंड ये है आपके लिए एक नया प्रश्न। ऑलरेडी मैंने एक मैप रिलेटेड आपको प्रश्न पूछा। दिस इज़ योर सेकंड क्वेश्चन। आई विल सी यू later on. Till then, enjoy your studies. God bless you all. Jai Hind.